हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने विवेक सिंह इकोनॉमिक के आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी तक पहुँचे थे। अभी वहाँ से पढ़ना बाकी है, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले हमने कल देखा था कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने 3 चीज़ आपको बोली थी कि ध्यान रखना है जब भी आप जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। तो जब हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं तो ध्यान जो रखना है, एक तो पहली बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज हम दोनों कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि विद इन अ ईयर देखते हैं, विद इन अ ईयर या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ओके, या फिर डेफिनाइट टाइम पीरियड होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इससे हम हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके थ्रू हम हमारा जीडीपी निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने बाकी सब भी देखे थे कि जीडीपी से रिलेटेड बाकी जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि हो गया जीएनपी हो गया, या फिर एनएनपी हो गया, या फिर एनडीपी हो गया, ये सब भी हमने देखा था। सो आज वही कंटिन्यू करेंगे और नॉमिनल और रियल जीडीपी की भी बात करेंगे हम लोग। ओके, सो स्टार्टिंग विथ रियल जीडीपी ग्रोथ। Real GDP growth measures the growth in quantity only and nominal GDP measures the growth in value. मतलब क्या हुआ कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है हमारा किस में मेजर करता है? क्वांटिटी में सिर्फ, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो किस में मेजर करेगा? बोथ वैल्यू में भी, और क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ हम कंसीडर करते हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज जैसे कि अगर आप रियल जीडीपी देखेंगे तो उसमें दिखाएगा कि कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई। सपोज यहाँ पे तो 100 वैल्यू नहीं बोलेंगे, एक्चुअली 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन होता था पहले, और अब हो रहा है 200 क्वांटिटी का प्रोडक्शन, यूनिट्स का प्रोडक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि 100 से 200 तक में 100 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ रियल जीडीपी देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। जबकि अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी क्या देखेगा कि इस 100 की वैल्यू क्या थी? सपोज 100 की वैल्यू थी 1000, ओके, और अब हो रहा है प्रोडक्शन सपोज 200, पर वैल्यू क्या हो गई? 500। तो उसका क्या होगा कि जीडीपी डिक्रीज किया है, जबकि हमने देखा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट वैल्यू पे वो डिटरमाइन करता है कि वेदर द जीडीपी हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सपोज यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है एग्जांपल के लिए, उसको हम कंसीडर कर देते हैं कि वीट है 2011-12 में वीट 10 kg प्रोड्यूस हो रहा है और 10 रुपीज़ पर kg है। सिमिलरली और 12 में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2012-13 में 11 kg प्रोड्यूस हो रहा है और प्राइस बढ़ के हो गया 10.5। आगे नेक्स्ट ईयर में 12 kg प्रोडक्शन हो रहा है और प्राइस बढ़ गया है 11 रुपीज़ पर kg। और 14-15 में हमारा 12.5 kg प्रोड्यूस हो रहा है, बट प्राइस हो चुका है 12। ऐसे हमने बाकी क्वांटिटीज़ भी ली। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को देखूँ तो सिर्फ हम वीट को अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? तो हम लोग देखेंगे 10 × 10 100 हमारा वैल्यू हो रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10.5 × 11 कितना हो जाएगा हमारा? 501 501 5511, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट 115.5 रुपये का। यहाँ पे हमारा जीडीपी आ रही है। 12 × 11 कितना हो जाएगा हमारा? 132 रुपीज़ की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और 12.5 × 12 हमारा हो जाएगा 16 रुपये, 160 रुपये का सॉरी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है
कि हमारी जीडीपी हमें इंक्रीज करते हुए दिख रही है। बट अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करें तो यहाँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। ओके, जब 132 से 160 का इंक्रीज है। बट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी तो सिर्फ 12 किलो से 12.5 किलो हुई, मतलब सिर्फ 500 ग्राम का इंक्रीज है, राइट। बट हमें लग क्या रहा है कि वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, 132 से लेके 160 तक इंक्रीज हो गई, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि 28 का यहाँ पे हमें चेंज दिख रहा है, राइट। मतलब पैसे में तो हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर हम लोग रियल जीडीपी देखेंगे इसमें, तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्शन, अगर क्वांटिटी तो उतनी इंक्रीज नहीं हुई, बस क्या हुआ, ये प्राइस बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस था 11 रुपीज़ पर केजी और यहाँ पे प्राइस हो गया 12 रुपीज़ पर केजी। और यहाँ से यहाँ पे भी देखेंगे अगर कि 10 किलो और 12 किलो में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअली, सिर्फ हम लोग देखें तो 2.5 किलो का फ़र्क है। बट प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। To calculate the real GDP, we take the price of any year as a constant and declare it as a base year. So suppose we declare 11-12 as a base year, then we will take the price of wheat of रुपीज़ 10 kg पर 10 रुपीज़ पर केजी। ओके, अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक बेस ईयर कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अगर हम कोई बेस ईयर कंसीडर कर लेंगे तो उसके प्राइस से हम कंपेयर करेंगे कि कितना का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अगर सपोज मैं 11-12 को बेस ईयर ले लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, 100 का। अगर फिर इसी प्राइस पर अगर हम लोग 14-15 में देखें तो कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, 120 का। तो इंक्रीज़ कितना है, सिर्फ 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। मतलब प्रोडक्शन कितने का बढ़ा, बस 20 का बढ़ा है, ना कि 60 का। ओके, तो हमारे रियल जीडीपी ये बताता है हमको। यही सब दिया हुआ है। अब बात करते हैं, और जो नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं, ये जो जीडीपी वो कौन सी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी, जो ये सब है जो इन्फ्लेशन को कंसीडर करती है अंदर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, देख लीजिए ध्यान से। इन जनवरी 2015 द NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड program implementation change the base year for GDP calculation to 11-12. So okay, so if we want to calculate the real GDP for 14-15, we will have to take the quantity produced in 14-15 and the price of this. तो अगर आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जो आपको प्राइस क्वांटिटी तो आपको उसी करेंट ईयर की लेनी होती है, पर प्राइस जो होता है वो कौन से ईयर का लेना होता है, बेस ईयर का, जो भी डिसाइडेड है। जैसे अभी तो 11-12 है, अभी फ़िलहाल में बात हो रही है कि अब से हम नया बेस ईयर कंसीडर करेंगे। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए कि कौन सा बेस ईयर कंसीडर करने की बात हो रही है, कौन से ईयर को बनाएंगे बेस ईयर। ओके, और अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में जो हमारा क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही लेंगे, प्लस जो हम लोग प्राइस लेंगे वो भी करंट ईयर का ही लेंगे। ओके, सो ये सब वही था। फिर अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड ICOR। सो फर्स्ट लेट अस डेवलप द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कि एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। ओके, इफ़ 1 acre ऑफ लैंड प्रोड्यूस 2 tons ऑफ फूड ग्रेन्स, देन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब क्या कि प्रोडक्टिविटी अगर आपको कैलकुलेट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना आउटपुट आया आपने जितना इनपुट दिया उस पर। तो जैसे यहाँ पे है कि 2 tons ऑफ फूड ग्रेन, तो 2 ton आ गया हमारा, और कितने एरिया में है, 1 acre, तो 1 acre हमारा इनपुट है। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी आ जा रही है 2 ton पर एकड़। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देखेंगे कि कितना लेबर लगा है, तो वही जो आउटपुट आ रहा है उस पर कितना इनपुट हम लोग दे रहे हैं। सो
द अबव टू आर बेसिकली एवरेज प्रोडक्टिविटी, हम लोग ये एवरेज प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं. बाई एडिंग वन एक्स्ट्रा लेबर द प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 0.2 टन. देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंज इन आउटपुट एंड अपॉन चेंज इन लेबर इक्वल्स टू दिस. तो जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो हम चेंज देखते हैं आउटपुट और इनपुट में. अगर चेंज आता है तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा प्रोडक्टिविटी में, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखते हैं. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कितना आउटपुट लगा अपॉन कितना कैपिटल, कितना आउटपुट आया अपॉन कितना कैपिटल हमें लगा. हायर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. जितना भी हायर होगा हमारा प्रोडक्टिविटी उतना हमारा अच्छा होगा कि कम पैसे में हमारा ज़्यादा काम हो रहा है. ओके. द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो जो इन्वर्स होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का वो क्या होता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू आउटपुट. कितना कैपिटल लग रहा है अपॉन कितना आउटपुट आ रहा है, ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है. ये ध्यान रखेंगे सब लोग. ओके. तो हमने देखा कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ की देखनी है तो हमें क्या देखना होता है कि कितना हमारा आउटपुट है आ रहा है अपॉन हम कितना इनपुट दे रहे हैं उस पर. ओके. तो इससे हमने देखा दो टाइप की प्रोडक्टिविटी. एक तो हमने देखी एवरेज प्रोडक्टिविटी और एक हमने देखी मार्जिनल. मार्जिनल का क्या मतलब होता है, जब हम चेंज लाते हैं अगर एक भी लेबर का या फिर प्रोडक्टिविटी एरिया का तो कितना चेंज आता है उससे हमें मार्जिनल से कैलकुलेट करते हैं. अब बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो की. तो कैपिटल ऊपर है हमारा जैसे कि नाम ही बता रहा है अपॉन आउटपुट कितना दे रहे हैं हम लोग, वो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है. हियर द कैपिटल आउटपुट रेशियो इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी. हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी. कि क्यों हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना हायर होगा उतना बुरा होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल हमारा ऊपर है और ये हमारा आउटपुट जो है वो डिनोमिनेटर में है. अगर सपोज कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई आया, इसका मतलब क्या होगा, कब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई आएगा, जब हमारा कैपिटल ज़्यादा होगा और आउटपुट कम, उतना ही ये हायर वैल्यू आएगी, राइट. तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं और आउटपुट हमारा कम आ रहा है. इसका मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं है. ओके. इफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 3/1 दैट मीन्स दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस फ्रॉम 3 यूनिट ऑफ कैपिटल. अगर सपोज जितना भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3/1 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या हो गया हमारा कैपिटल. कितना कैपिटल लग रहा है, 3 गुना कैपिटल लग रहा है. और क्या आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 1 गुना सिर्फ आउटपुट आ रहा है. तो वो हमारा आ गया कैपिटल आउटपुट रेशियो. We measure capital output ratio because we are not interested in measuring the productivity of capital. Rather, we want to know in India how much average capital is required to produce one unit, that is rupee of output upon this. इसलिए हम लोग इसको capital output ratio को calculate करते हैं. Our target variable is output upon GDP and we always interested in knowing that if we have to produce 1 unit of output then how much GDP will be required. इसलिए हम लोग capital output ratio देखते हैं. So now we are more interested in knowing that how much new additional capital will be required to increase the output by 1 more unit. अगर हम लोग एक और यूनिट पैसा डालते हैं तो कितना इंक्रीज आता है वो अब देखना है हमें. This is because whenever a new government comes, it tries to attract new investment and hence it is more interested in knowing that if we increase the GDP by 1 additional unit, then how much additional capital will be required. And that is why we have another term that is called incremental output ratio. तो incremental अगर 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग, तब क्या आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग incremental output ratio बोलते हैं. Our target variable that is GDP upon output. So government is always interested in knowing that how much capital will be required to produce 1 extra unit of output rather than the other way around. Incremental output ratio is defined as how much additional capital will be required to produce 1 extra unit of output. कितना एक्स्ट्रा हमें कितना एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा हमें अगर आउटपुट को 1 यूनिट से भी बढ़ाना है तो
ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, सी है। तो ICOR हमारा क्या होता है, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कैपिटल अपॉन GDP अपॉन चेंज इन आउटपुट अपॉन GDP हमारा क्या देता है, वो भी इक्वल होगा। और इन्वेस्टमेंट इन GDP अपॉन चेंज इन GDP, कि कितना अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कितने % की GDP चेंज होगी, वो भी हमें हमारा ICOR बताता है। ICOR रिप्रेजेंट हाउ एफिशिएंटली द न्यू एडिशनल कैपिटल इज बीइंग यूज्ड इन अ कंट्री टू प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब कि इतना एडिशनल न्यू अगर वो कैपिटल ऐड करते हैं तो उसमें उनके GDP में चेंज आता है। इफ ICOR ऑफ इंडिया equals to 5, that means India require 5 value of extra capital good to produce 1 rupee of additional output। अगर ICOR हमारा 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये एक्स्ट्रा ये लोग जब ऐड करेंगे उसमें तो 1 रुपी का इंक्रीमेंट आउटपुट आएगा हमारे पास। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन GDP अगर हमें करना होता है तो हम ICOR को कंसिडर करते हैं। सॉरी, okay, so investment in GDP equals to ICOR in % upon change in GDP। ICOR into % change in GDP। From the above formula, if our ICOR is 5 and we want the economic growth of 8%, then we will have to do 40% investment। क्यों? क्योंकि हमें देखो, अगर हमारा कितना है इन्वेस्टमेंट, अगर पूछे कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है GDP में ताकि हमारा GDP 40% से ग्रो हो, तब भी हम बता सकते हैं। अगर या फिर हमें ICOR पता चल गया, मतलब कि अगर कितना चेंज करने पे कितने % इंक्रीज होगी GDP, मतलब 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा लगाते तो कितने % चेंज होगी GDP, वो हमें पता चल गया। सपोज 5 है, इंटू कितना % चेंज है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए 8% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमें इन्वेस्टमेंट कितने का करना पड़ेगा, 40% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट इफ somehow we are able to reduce our ICOR to 4, मेकिंग ourselves more efficient, बट अगर ICOR 4 कर दे तो 4 × 8 क्या हो जाएगा, 32। तो हमें सिर्फ 32% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब जितना कम ICOR उतना अच्छा इकोनॉमी के लिए। सो लोअर ICOR इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि उतना कम उनको, उतने कम से भी वो अगर जो उनका क्या बोलते हैं कि डिफाइंड जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट करके भी। The incremental capital output ratio in all expression, it depends upon multiple numbers of factors such as governance, quality of labor, which gains again depends on the education and skill development and technology। So हमारा ICOR किस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज़ हैं, कैसे लेबर्स हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना उनके पास एजुकेशन है, कितना उनके पास स्किल डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी है। For example, if labor is not skilled and he is not able to use the machine properly, then our output will be less and our ICOR will increase, and even if there is no problem with the machine and capital। So अगर ग्रेटर ICOR हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके, देखिए ग्रेटर ICOR का क्या मतलब हुआ हमारे पास, हमारा ग्रेटर ICOR का ये मतलब हुआ कि हमें इनपुट तो ज़्यादा देना पड़ रहा है बट हमारा आउटपुट बहुत कम आ रहा है उसके कंपैरिजन में। मतलब हम कैपिटल तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बट उसके कंपैरिजन में हमारा जो आउटपुट है वो बहुत कम है। ओके, नाउ द पोटेंशियल GDP। Potential GDP is the value of goods and services that can be produced when a country's factor of production are fully employed। It is the maximum sustainable level of output that an economy can produce। मतलब कितना वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है जब उसके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो कितना GDP हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल GDP। ओके,
पोटेंशियल आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी विच डिपेंड अपॉन इनपुट अवेलेबल। मतलब जो हमारा पोटेंशियल आउटपुट क्या आ सकता है वो किस पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक की प्रोडक्टिविटी कितनी है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि इनपुट हमारे पास कैसे अवेलेबल है, कैसी कैपिटल है, कितना हमारे पास लैंड है, कितना अच्छा लेबर कैसे है हमारे, इन सब पे हमारा पोटेंशियल आउटपुट डिपेंड करता है, जिसके ऊपर हमारा पोटेंशियल जीडीपी डिपेंड करता है। ओके, तो यही चीज़ थी। इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या होता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब होता है कि इट्स जनरली कंसिडर्ड एज अ फेज व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग बट इट मे बी स्टिल बी पॉजिटिव। मतलब कि अगर एक ग्राफ बनाऊँ मैं, तो जो हमारा ये जीडीपी के ग्रोथ की रेट है वो अगर ऐसे हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये स्लो डाउन हो गया है। तो इसको हम स्लो डाउन बोलेंगे। ओके, सी अप टर्न डाउन टर्न ये सब वो है। In the above example, the country is not going through any recession as the GDP of the economy is still increasing even if the growth rate of GDP is decreasing. So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा GDP तो इंक्रीज कर रहा है, और एक्चुअली ये सपोज जैसे ये पोटेंशियल GDP का ये लाइन है और ये एक्चुअल है, वो जो अप भी जा रहा है, कभी डाउन भी जा रहा है, अप भी जा रहा है। वेट मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये कभी अप भी जा रहा है, कभी डाउन भी जा रहा है, फिर कभी ये और स्लो डाउन भी आ रहा है, इस पर कभी हाई भी आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो गया कि कैसे एक्चुअल जीडीपी चल रही है, ये पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाए क्योंकि वो रिसेशन में नहीं गई है। द रिसेशन अकर्स व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिकम्स नेगेटिव। रिसेशन कब बोलते हैं? जब ग्रोथ रेट उसकी नेगेटिव हो जाए या फिर आउटपुट हमारा डिक्रीज करने लगे, और तब हम रिसेशन बोलते हैं उसको। ओके ओके, अब बात करते हैं नॉमिनल, पीपीपी एंड रियल एक्सचेंज रेट। ये सब क्या होता है? सो सबसे पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। सपोज हमें हमारी कंट्री को फॉरेन में भी ट्रेड करना होता है, फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, वो भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं, हम टूरिज्म करते हैं, या फिर कभी भी ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री के पास उनके रुपीज़ चलता है। जब आप सपोज अमेरिका जाएंगे, यूएसए जाएंगे, तो आप अपना रुपी नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। वैसे वो लोग जब इंडिया आते हैं तो उनको उनके डॉलर से काम नहीं होगा, उनको भी इंडियन रुपी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि जब हम आउट ऑफ कंट्री ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड करते वक्त भी जब हम उनको पैसे देते हैं, तो हमें ऐसा तो होगा नहीं कि उनको हम रुपये में दे, हमें भी उनको डॉलर में देना पड़ता है पैसा, राइट, या फिर उनको हमें वैसे देना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है? वो होता है हमारा एक्सचेंज रेट, कि किस रेट पे हमारी करेंसी एक्सचेंज होगी आपस में, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और उसी बेसिस पे हमारे पास एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, एक पीपीपी एक्सचेंज रेट होता है, और एक रियल एक्सचेंज रेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दैट इज NER. NER इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो NER का क्या मतलब होता है कि क्या प्राइस एक करेंसी की है कंपेयर टू अनदर कंट्री। मतलब अगर हम आप जो न्यूज़ में देखते हो कि हमारे इंडियन डॉलर गिर रहा है या फिर इंडियन रुपीस गिर रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या फिर इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो रही है, तो क्या बताता है कि इंडिया जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी की कैसे उसका दूसरी करेंसी के साथ क्या रिलेशन है, क्या प्राइस है करेंसी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमें $1 लेना होगा तो हमें कितना देना पड़ेगा? हमें इंडियन रुपी में 70 रुपीज़ देना पड़ेगा। अभी तो शायद 80 के पास चला गया था, आई डोंट नो करेंटली, बट 70-80 के लाइन में रहता है। मतलब हम लोग जब $1 खरीदने के लिए जब हम 70 रुपीज़ देंगे तब हम $1 ले पाएंगे। ओके, नाउ इफ दिस एक्सचेंज रेट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 70 पर डॉलर या फिर 0.14 पर रुपी। मतलब कि अगर ये लोग, अगर हम $1 में कितना खरीद सकते हैं, कितना डॉलर खरीद सकते हैं, तो $0.14 हम खरीद सकते हैं $1 में। बट द स्टैंडर्ड फॉलोड इज अब्रॉड विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक। तो अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक हम देखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, वी विल यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज, सो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा कि $1 हम लोग $1 में कितना डॉलर ले सकते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम लोग कितना ले सकते हैं? $0.14 ले सकते हैं $1 में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके,
द NAR, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये होता क्या है, ये कैसे है, ये क्या है ये चीज़, ओके। बट ये डिपेंड क्यों करता है, क्यों हमारा पैसा इतना, इंडियन रुपी इतना कमज़ोर है, मतलब कि डॉलर का $1 हमारे 70 रुपीज़ के बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NAR डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी उस करेंसी की डिमांड होगी उतना वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ओके। If more people are purchasing dollar in exchange rate, then the demand of dollar increases and dollar becomes stronger or appreciate. But if more tourists are coming to India and are converting their dollars and demanding rupee, then rupee will appreciate. सिंपल फंडा है। जो करेंसी ऐसे बोलते हैं ना, जो चीज़ कम है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ओके, या फिर जिसकी वैल्यू है वो उसका भाव बढ़ता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर सपोज इकोनॉमी में हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, इंडियन रुपीज़ लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि वो इंडिया में आए, इंडिया में टूरिज़्म करे, घूमे फिरे, खाए पिए रहें, इन सब के लिए उनको इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो वो अपना डॉलर लेके आएंगे और उसको कन्वर्ट करवा के इंडियन रुपीज़ लेंगे। अब जब वो इंडियन रुपीज़ लेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया में रुपी का डिमांड बढ़ रहा है, राइट। इंडिया में क्या, ओवरऑल इकोनॉमी में रुपी का डिमांड बढ़ रहा है। तो जब ओवरऑल इकोनॉमी में रुपी का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी क्या होगी, अप्रिशिएट करेगी, और जब अप्रिशिएट करेगी तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये भी कम होता जाएगा, ओके। अब बात करते हैं PPP की, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी या फिर एक्सचेंज रेट। अब परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेज से आपको समझ आना चाहिए वैसे कि परचेज जब करते हैं सामान, उसके बेसिस पे कौन सा एक्सचेंज रेट है। ये तो हमने ऐसे ही कंसीडर कर दिया डिमांड और सप्लाई के बेस पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पर जो सामान के बेसिस पे है वो हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। सपोज NAR इज $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो तो क्या होता है कि $1 कितने का आता है, 70 रुपये का आता है इन इंडिया। बट अगर सपोज हम बर्गर की बात करते हैं, अगर आप एक बर्गर इंडिया में लेने जाते हो तो आपको वो बर्गर पड़ता है 30 रुपये का, और वही बर्गर आप अगर सपोज USA में लेने जाते हो तो वो पड़ता है आपको $1 का। तो मतलब तो बर्गर तो सेम है, क्वांटिटी भी सेम होगी, क्वालिटी भी सेम होगी, ऐसा हम लोग क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, ओके। तो बर्गर तो सेम है, तो बर्गर अगर इंडिया में आप लेते हो तो 30 रुपये का, यहाँ पे $1 का, जबकि ऐसे तो $1 यहाँ पे 70 रुपये का होता है, राइट, जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कंसीडर करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सामान की वैल्यू है उसके अगर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारा $1 कितना आ रहा है, 30 रुपीज़, अगर बर्गर से कंपेयर किया जाए तो, है ना। कि अगर आपके पास सपोज $1 है तो आप यहाँ पे एक बर्गर ले सकते हो, और वही बर्गर अगर आपके पास 30 रुपये है तो भी आप ले सकते हो, राइट। अगर सपोज $2 है आपके पास तो आप कितने बर्गर ले सकते हो, 2 बर्गर ले पाओगे, और यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 60 रुपीज़ चाहिए, राइट। जबकि अगर वैसे देखे जाए, अगर एक्सचेंज रेट के बेसिस पे देखा जाए तो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे तो $1 हमारा 70 रुपीज़ का है। तो वैसे तो आपको यहाँ पे 0.5 का ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, तो वो हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ओके। अभी यहाँ पे बुक से समझाते तो आपका और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ओके। सपोज इंडिया में भी बर्गर 35 का है और US में बर्गर है $1 का। तो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट मीन्स दैट $1 कैन परचेज 1 बर्गर इन US, देन दैट द सेम बर्गर कैन बी परचेज इन हाउ मैनी रुपीज़ इन इंडिया। वो हमारा होता है कि परचेसिंग पावर। टू कैलकुलेट द PPP exchange rate in the book is you need to compare the price of burger in both the countries. In the above case, by comparing the price of burger in India and US, we get that $1 equals to 35 रुपीज़, क्योंकि सेम सामान का सेम प्राइस है, एक मतलब सेम प्राइस क्या है, मतलब कि सेम सामान का कितना पैसा देना पड़ रहा है हमको। सो $1 इक्वल्स टू 35 रुपीज़ इन PPP एक्सचेंज रेट, मतलब सामान के बदले में। दिस इम्प्लाइज दैट whenever 30 रुपीज़ कैन whatever 30 रुपीज़ कैन परचेज इन इंडिया, द सेम कैन बी परचेज इन US फ्रॉम $1। तो मतलब आप $1 में जो भी सामान आप US में खरीद सकते हो वो यहाँ पे तो आप सिर्फ 35 या 30 रुपीज़ में, 35 है यहाँ पे, हो गया, तो 35 रुपीज़ में ले सकते हो। सो ये हमारा PPP बोलते हैं कि एक ही सामान को खरीदने के लिए आपको कितना वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप
डॉलर में लोगे तो और इंडियन रुपये में लोगे तो। द PPP कैन बी डिटरमाइंड एज अब्रॉड प्राइस अपॉन domestic price. Okay, the above example was just case of one product, but if both the countries are producing several commodities, then to calculate PPP exchange rate, मतलब क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी, कितना परचेसिंग कर सकता है एक रुपये, अगर वो कंपेयर करना होता है तो हम एक सेम बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं जिसमें सेम क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और उसका प्राइस चेक करते हैं यूएस में भी और इंडिया में भी। और उससे जो हम निकालते हैं कि यूएस में अगर सपोज एक बास्केट है उसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं, अगर वही आप यूएस से लेने जाते हो तो आपको $100 का पड़ता है, और अगर आप वही इंडिया में लेने जाते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का पड़ता है। तो क्या मतलब हुआ कि $100 बराबर 1000 रुपीज़। तो $1 कितना बराबर हमारा 1000 अपॉन ये, हमारा $1 बराबर 10 रुपये। हमें इससे हमारा परचेजिंग पावर पता चलता है। ओके, कि हमारा और डॉलर में क्या रिलेशन है, कैसे परचेज होता है सामान, तो उसको हमने परचेजिंग पावर बोला है। ओके, एज पर द IMF द परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन टू कंट्रीज इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री नीड्स टू बी कन्वर्टेड into that of a second country to ensure that given amount of first country's currency will purchase the same value of goods and services in the second country as it does in the first. तो purchasing power क्या हुआ कि मतलब एक कंट्री जो एक सेम गुड्स है उसको खरीदने के लिए दोनों कंट्री में कितना पैसा देना पड़ता है, वो हमारा परचेसिंग पावर हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग विद द रियल एक्सचेंज रेट। अभी आपने रियल GDP देखी थी जो कि इन्फ्लेशन से हमने सब्सटीट्यूट की थी, उसको इन्फ्लेशन को कंसीडर करके देखा था, वैसे हमारा रियल एक्सचेंज रेट भी होता है। जैसे एक बर्गर है यहाँ पे 35 रुपीज़ का और एक बर्गर US में है $1 का। So in the above we can see that burger is costing $1 in US while in India burger can be purchased at ₹35. So we can say that Indian burgers are cheaper or Indian burgers are more competitive. Hence in the above case India will export burger while USA will import burger. ओके, क्यों ऐसा हो रहा है ये बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे US हो गया और ये हमारा इंडिया हो गया, अगर बर्गर की बात की जाए, सेम बर्गर है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। अगर USA में वही बर्गर आपको ख़रीदना है तो $1 का है, और वही बर्गर आपको यहाँ पे ख़रीदना है तो 35 रुपीज़ का है, राइट, इंडिया में। तो USA वाले क्यों $1 में खरीदे? इससे अच्छा कि जो वो जानते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है इंडिया के साथ उनका, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो जब ये जानते हैं कि वह $1 में 70 रुपीज़ का सामान ले सकते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये $1 लेके जाएंगे इंडिया में। अब जब $1 इंडिया में लेके जाएंगे और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 70 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और 70 रुपीज़ के कितने बर्गर आएंगे, 2 बर्गर आएंगे। तो वो 2 बर्गर लेके वो इम्पोर्ट कर लेगी इसको, राइट। मतलब एक कम प्राइस में इन्होंने ज़्यादा सामान ले लिया। तो ये होता है हमारा रियल एक्सचेंज रेट, कि वो कैसे कम जिस भी करेंसी का सामान सस्ता होगा वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा कंपेयर टू जिस भी कंट्री का सामान महंगा होगा उससे। द ट्रेड कॉम्पिटिशन, ओके, और वी कैन से दैट इंडियन बर्गर्स आर चीपर और इंडियन बर्गर्स आर मोर कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव हुआ ज़्यादा क्योंकि ये बिक रहा है ना, इसका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इंडिया बर्गर्स, इंडिया विल एक्सपोर्ट बर्गर वाइल USA विल इम्पोर्ट बर्गर। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज विच कंट्रीज ट्रेड इज मोर कॉम्पिटिटिव। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं। एक है प्राइस ऑफ बर्गर इन डोमेस्टिक प्राइस, जो डोमेस्टिक प्राइस से कंपेयर करते हैं, फिर हम अब्रॉड प्राइस से कंपेयर करते हैं, और फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट को देखते हैं। ये 3 चीज़ें अगर देखी जाती है उस पर हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिपेंड करता है, राइट। हमने सबसे पहले देखा नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है हमारे USA के साथ, तो वो हमने देखा कि 70 रुपीज़ है। फिर एक ही सामान का प्राइस देखा हमने दोनों जगह कि US में एक बर्गर है $1 का और इंडिया में एक बर्गर है 35 का। तो अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा फ़ायदा है तो हमने फिर जाके यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, इसलिए इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुआ। तो हमारा यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है।
Trade competitiveness of US with respect to India is half. This means that US products are less competitive as ये सब अच्छा कि ये एक एग्जांपल दिया वो बता देती हूँ कि अगर आपको ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस देखना है विद रिस्पेक्ट टू ये अब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे डोमेस्टिक प्राइस क्या है इनटू नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है अपॉन हमारे अब्रॉड में प्राइस क्या है, उससे हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पता करते हैं। ओके जैसे डोमेस्टिक प्राइस क्या था बर्गर का 35 रुपीज़, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या था 70 और अब्रॉड में प्राइस क्या था $1 है ना। अच्छा यहाँ पे हमें अब्रॉड वो फॉरेन वाले टर्म में लिखना पड़ेगा 0.14 रुपीज़। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है जब सब करेंसी एक करेंगे हम लोग या तो रुपये में कर लेते हैं इसको वैसे कर लेते हैं तो 35 इंटू हम लोग इसको रुपये में कर लेते हैं 70 रुपीज़ और इसको भी हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं मतलब 70 से 70 कट हो जाएगा हमारा। तो हमारे को क्या पता चला कि क्या है हमारा जो बोलते हैं इफेक्ट रियल एक्सचेंज रेट वो 35 है, मतलब क्या है डॉलर का हाफ है राइट। जब डॉलर से कंपेयर किया जाएगा तो वो डॉलर का हाफ है। इसका मतलब कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज हाफ। दिस मीन्स दैट यूएस प्रोडक्ट आर लेस कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू इंडिया। और जब हाफ से इंक्रीज होने लगे धीरे धीरे तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस इज इंक्रीजिंग। और जब एक आ जाए तो मतलब दोनों का बराबर प्राइस रेंज है ओके। और जब एक से ज़्यादा हो जाए तो मतलब यूएस के प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेड कॉम्पिटिटिव है। सो व्हेन अ करेंसी अप्रिशिएट्स आइदर इन रियल और नॉमिनल टर्म दैट मीन्स दैट द ट्रेड इज बिकमिंग लेस कॉम्पिटिटिव। तो जब भी एक करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उसका ट्रेड लेस कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों लेस कॉम्पिटिटिव होता है? करेंसी अप्रिशिएट होने का क्या मतलब हुआ, पहले $1 हम लेते थे 70 रुपये में, अब $1 के लिए हम लोग कितना देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है सपोज 50 रुपये। तो ये हमारी करेंसी का अप्रिसिएशन हुआ है राइट। पहले हम लोग को 70 रुपये देते थे तब $1 आता था, अब हमारी करेंसी हम 50 रुपये देते तो भी हमारा $1 आता है। तो जब ये देखेंगे कि अब तो हमारा नुकसान हो रहा है ना, तो ये ट्रेड नहीं करेंगे, इसकी वजह से हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज हो जाएगा ओके। यही सब दिया हुआ है, ये मैं पढ़ लेती हूँ फिर भी मैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इन केस ऑफ NER दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफ द एक्सचेंज रेट इज 0.14 रुपी and if the value is increasing to 0.28 rupees, that means that we are getting more dollars per rupee and hence we can say that rupees is appreciating and this means that the rupee is becoming less competitive। क्या बात हुई इसका मतलब कि जब हमने देखा कि $1 हमारा 70 रुपये का है पहले, अब वही हमारा $1 कितना का हो गया 35 रुपीज़ का हो गया। तो हमने देखा कि हमारा जो डॉलर का प्राइस है वो घट गया है ना, और रुपये हमारा अप्रिशिएट की, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ट्रेड लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इन द सेम वे इन केस ऑफ रियल एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स रुपी इज अप्रिशिएटिंग। जब रुपी अप्रिशिएट होगा तो ट्रेड मोर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये बात आपको इन शॉर्ट ध्यान रखनी है, लेस ऑपरेटिव हो जाएगा। जब इंडियन रुपी इंक्रीज करेगा, जब रुपी हमारा अप्रिशिएट करेगा तो हमारा ट्रेड क्या होगा, ट्रेड हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा लेस ओके। ये ध्यान रखना, ये चीज़ दी हुई है। In India, if we want to measure the export competitiveness with respect to the trading partners with just one parameter, then we calculate the real effective exchange rate (REED), which is a weighted average with respect to trade value of real exchange rate of the trading partner. Similarly, in India, if we want to calculate the nominal exchange rate with respect to a group of countries, then we calculate the nominal exchange rate.
when real exchange rate is equals to 1 and nominal exchange rate equals to PPP exchange rate, and we can say that the currency are at a purchasing power parity. This means that goods cost are same in the two countries when measured in the same currency. अब बात करते हैं, अब हमने ये सब देख लिया एक्सचेंज रेट कैसे होता है, रुपये अप्रिशिएट डिप्रिशिएट करने का क्या मतलब होता है. अब हम बात करते हैं जीडीपी, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल की. ओके, जीडीपी मेजर्स द टोटल market value of goods and services produced in an economy in a year. It does not claim to measure the welfare or well-being or equality or happiness. इनइक्वालिटी और हैप्पीनेस. तो मतलब जीडीपी से हम लोग बस गुड्स एंड सर्विसेज जितना प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में वो देख पाते हैं. जीडीपी हमारा ये नहीं बताएगा कि उस कंट्री में कितना वेलफेयर हो रहा है, कितना वेलबींग है या कितनी इनइक्वालिटी या हैप्पीनेस है. इसलिए आप कितने लोग कहते हैं कि जीडीपी इज़ नॉट अ वेरी गुड पैरामीटर टू कंपेयर अ कंट्रीज ग्रोथ. ओके, ठीक है, अगर हम सिर्फ जीडीपी को कंसीडर करें तो हम तो बस एक मशीनरी की तरह देख रहे हैं कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है. और ग्रोथ सिर्फ एक वही फैक्टर नहीं होता है ग्रोथ का, राइट. कई कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है अच्छा हो, बट वहाँ पे ह्यूमन की जो कंडीशन हो, लाइवलीहुड हो, वो बहुत बेकार हो, राइट. तो इसलिए सिर्फ जीडीपी हम लोग नहीं रख सकते एज अ कैलकुलेटर. सो as far as the broader question of people well-being is concerned, of course GDP is inadequate. मतलब वो सिर्फ नहीं कर सकता. GDP does not include distribution, externalities, activities at home. इसकी वजह से हम लोग कुछ proxy there is no simple way of representing every aspect of well-being in a single number. GDP describes market economy output. This leads to GDP being used as a proxy for the welfare of the people, but GDP does not design for this task. That is why we need to complement GDP with a broader indicator that reflects the distribution of well-being in the society. अब बात करते हैं हम, अगर हमें वेलबींग का देखना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमने क्या पता चला इससे अभी तक कि जीडीपी से हम लोग वेलबींग ऑफ अ कंट्री नहीं देख सकते हैं, राइट. हमें ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ उस कंट्री में कितनी इनइक्वालिटी है, कितने लोग सैड हैं या ये, बस वो हमें एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट देता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस कंट्री में. तो जीडीपी एज अ ग्रोथ के लिए इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ. वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट में हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ वो नहीं देखते कि क्वांटिटेटिवली कितना इंक्रीज हो रहा है. डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिक्वायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth is a vital and necessary condition for development, but it is not a sufficient condition as it can guarantee development. Development process on the improvement of overall well-being of the people in terms of increase in per capita income, better health, education facilities, infrastructure, reduction in poverty, generation of employment, etc. तो डेवलपमेंट हमारा बाकी जो पैरामीटर्स हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब पे भी फोकस करता है कंपेयर टू ग्रोथ. अब ह्यूमन कैपिटल की बात किया जाए, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन टू इंक्रीज ह्यूमन प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन टू एन एंड एंड द वेलबींग एंड द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रीन जीडीपी मतलब इकोसिस्टम को भी ध्यान रखेंगे हम. जीडीपी तो इंक्रीज होती है बट इकोसिस्टम हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं. तो ग्रीन जीडीपी क्या फोकस करती है कि हम लोग इकोसिस्टम सच एज मिनरल डिपॉजिट, वाटर रिसोर्स, सॉइल, फॉसिल फ्यूल्स, कैपिटल एसेट पर ट्रेडिशनल नेशनल प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड मेजर्स ऑफ द डिप्लिप्टेशन ऑफ दिस. तो ग्रीन जीडीपी हमारा एक इंडेक्स है जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि कैसे एक कंट्री को सस्टेनेबली हम लोग ग्रो कर सकते हैं. ओके, फिर कार्बन टैक्स. कार्बन टैक्स भी एक न्यू फार्मूला है जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने लगाया हुआ है. क्यों ऐसा किया है हम लोग ने, तो ये क्लीन एनर्जी एसेस के थ्रू, मैं स्टार्टिंग से बढ़ती हूँ. कार्बन टैक्स. ओके, currently India does not have an explicit uniform system of carbon taxation across the country. However, the state government have imposed their own taxes to capture the cost of negative externalities such as green cess, in example in Goa, and eco tax on vehicles entering Missouri. One measure introduced by Government of India in 2010 was Clean Energy Cess, which aimed at
incentivizing the use of clean fuel for increasing the cost of consuming coal and using portion to revenue collected fund research and clean energy projects। मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के पास हम लोग को, जैसे अभी देखा हमने ग्रीन जीडीपी, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ग्रोथ के साथ इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, इतना पॉल्यूशन होता जा रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कार्बन टैक्स का यूज़ किया, या एक टर्म आया। बट अभी तो फ़िलहाल हमारी कंट्री में कार्बन टैक्स कहीं नहीं लगता है, बल्कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि वो सेस लगाती है, मतलब एक बिल टाइप का होता है या एक छोटा सा टैक्स टाइप की होता है सेस, वो लगाती है ताकि उनका एनवायरनमेंट या उनकी पूरा इकोसिस्टम सही रहे। जैसे कि गोवा लगाती है ग्रीन सेस और इको सेस लगाती है हमारी मसूर। ओके, तो कार्बन टैक्स हैव several utilities like discourage the consumption of highly emissive material। तो कार्बन टैक्स का एम क्या होता है कि हम लोग ये जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग है ये सबको कम से कम करें और ग्रीन फ्यूल्स की तरफ सब्स्टिट्यूशन को, उस ग्रीन फ्यूल का एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें। ओके, अभी हमारी वर्ल्ड बैंक और IMF हमारी कंट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करती है कि कौन सी कंट्री हाई इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है या फिर लो इनकम कंट्री है, वो देखते हैं। सो हाई इनकम कंट्री जिसका GNP जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कितना होना चाहिए, $13,000, 205 से अगर ज़्यादा है तो वो हाई इनकम है। मिडल में दो देखते हैं हम लोग, एक होता है अपर मिडल जिसका लेवल है $4,255 से लेके, ये तो जस्ट क्वांटिटेटिव है, आप ये देख लीजिएगा एक बार। फिर IMF हमारे दो टाइप के मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करती है कंट्री को, एडवांस इकोनॉमिक्स और इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये दोनों को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है या कौन कौन से पैरामीटर्स पे, वो है पर कैपिटा इनकम कितना है यूजिंग PPP एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट कितना डाइवर्सिफाइड है इनका, और डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कितना वो इंटीग्रेटेड है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। ओके, इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। ये थोड़ा सा बच रहा है, ये CPI WPI ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी आपको अच्छे से। ओके, ये हम अलग से एक टॉपिक लेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो छोटा सा टॉपिक बचा है इसको मैं अलग से एक PPT के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और अभी के करंट में टर्म्स भी ले लूँगी, ईयर्स भी ले लूँगी, इंडिया का कैलकुलेशन भी ले लूँगी और उससे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आपका कन्फ्यूजन एकदम ख़त्म हो जाएगा। So hopefully you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. And next video में हम chapter 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है मनी एंड बैंकिंग के बारे में। Okay, thank you.